गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रकाशिक समायु के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लासेज में हमें प्रकाशिक समायु में हमने देखा था कि जिनमें एक किरेल केंद्र उपस्थित हो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे अणु जिनमें दो किरेल केंद्र उपस्थित हो, उनमें प्रकाशिक समायु के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट करेंगे, किसी एक ही अणु में दो किरेल केंद्र उपस्थित हो तो दो स्थितियां संभव हो सकती है। किसी एक ही अणु में दो किरेल केंद्र उपस्थित हो तो दो स्थितियां हो सकती है, या कह सकते हैं इनमें दो स्थितियां हो सकती हैं। कौन कौन सी? तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, दोनों किरेल केंद्रों पर असमान परमाणु या समूह उपस्थित हो। असमान परमाणु या समूह उपस्थित हो। सेकेंड, दोनों किरेल केंद्रों पर समान परमाणु या समूह उपस्थित हो। दोनों किरेल केंद्रों पर समान परमाणु या समूह उपस्थित हो। दो केस डिस्कस कर रहे हैं जिनमें एक में दोनों में किरेल केंद्र पर असमान परमाणु या समूह होंगे। सेकेंड हम डिस्कस कर रहे हैं दोनों किरेल केंद्र पर समान परमाणु या समूह उपस्थित हो। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि दोनों किरेल केंद्र पर असमान परमाणु या समूह उपस्थित हो। ओके, तो इनमें प्रकाशिक समायु कैसे निकाला जाए? तो डायरेक्ट कर सकते हैं, यदि किसी प्रकाशिक समायु में n किरेल केंद्र उपस्थित हो, यदि किसी प्रकाशिक समायु में n किरेल केंद्र उपस्थित हो तो प्रकाशिक समायुओं की कुल संख्या 2n होती है। n क्या इसके अंदर? किरेल के अंदर है। फॉर्मूला क्या दिया गया? 2n। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटे नोइकमल। कितने कार्बन की चेन बनाएंगे? 4 कार्बन की चेन बनाएंगे। एक फंक्शनल ग्रुप दिया गया COOH और 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप दिए गए जिसको हम 2 नंबर और 3 नंबर कार्बन पे ऐड करेंगे। तो ये हो गया नंबर 1 पर COOH, नंबर 2 पे Cl, नंबर 3 पे Cl। बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो हम देख रहे हैं तो किरेल सेंटर ये हो गया जिसको स्टार से रिप्रेजेंट किया गया, एक ये हो गया। ओके, तो किरेल के अंदर कितने हो गए इसमें? 2। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। फॉर्मूला है 2n, तो लिखेंगे 2 की पावर 2 बराबर 4। तो कुल प्रकाशिक समायुओं की संख्या बराबर 2 की पावर 2 इक्वल 4।
ओके, अब इसको एक्सपेरिमेंटली हम देखेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी है। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स आपने 4 बताई, ये 4 कौन से पॉसिबल है देखो। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसकी एक स्ट्रक्चर। फर्स्ट हम ये ले रहे हैं जिसमें दोनों किरण केंद्र के सीएल को एक ही दिशा में दिखा दिया गया है। यदि इसका मिरर इमेज बनाए तो मैं ये बना सकता हूं। ओके, अब हम 2 और स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे जिसमें इस एक किरण कार्बन के सीएल की स्थिति को चेंज करेंगे। फर्स्ट में हमने लिखा है H और Cl, सेकंड में चेंज करके लिख रहे हैं ClH। ओके, यदि इसका मिरर इमेज बनाए तो क्या लिखेंगे, ये Cl, ये H और ये COH। ओके, ये संरचना फर्स्ट बोले, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। संरचना फर्स्ट और सेकेंड क्या है, दर्पण प्रतिबिंब समावी है। ऐसे संरचना थर्ड और फोर्थ भी क्या है, प्रतिबिंब समावी है। यदि किरेल कार्बन पर तो परमाणु या समूह एक ही दिशा में हो तो उसे नाम दिया गया एरिथ्रोरूप। ओके, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो समान समूह किरेल केंद्र के तो उसे कहेंगे त्रियोरूप। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी थ्योरी के बारे में कि किस प्रकार इसको हम बताएं कि कुल प्रकाशिक समावी 4 हुए। तो फर्स्ट बताएंगे संरचना फर्स्ट व सेकेंड एवं संरचना थर्ड और फोर्थ क्या है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। संरचना फर्स्ट व सेकेंड एवं संरचना थर्ड व फोर्थ परस्पर दर्पण प्रतिबिंब है। ये परस्पर एक दूसरे के प्रतिबिंब समावी होते हैं। एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब समावी होते हैं। ओके, अब बात करेंगे संरचना फर्स्ट का, कंपैरिजन करा रहा हूं संरचना थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट में देखेंगे किरेल कार्बन पर दोनों सीएल एक डायरेक्शन में, यहां अपोजिट और यहां भी अपोजिट। तो संरचना फर्स्ट थर्ड और फोर्थ के साथ नहीं मिल रही तो कह देंगे संरचना फर्स्ट, संरचना थर्ड एवं फोर्थ में से किसी के साथ भी दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। आप कहेंगे दर्पण प्रतिबिंब यदि नहीं हो तो उनको हम कहेंगे प्रकाशिक समावी। सिंपल थ्योरी है, किसी यौगिक के वे प्रकाशिक समावी जो परस्पर दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं विवरण समावी या अप्रतिबिंब समावी कहलाते हैं।
थ्योरी क्या लिखेंगे? किसी यौगिक के वे प्रकाशिक समावी, किसी यौगिक के वे प्रकाशिक समावी जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर या जो परस्पर दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, विवरिम समावी या अप्रतिबिंब समावी कहलाते हैं। ओके, तो आप कह सकते हो कि संरचना फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के साथ विवरिम समावी है। हम डिस्कस करें कि विवरिम समावी क्या हो क्या नहीं हो, तो सिंपल सी थ्योरी लिखेंगे। पहले प्रकाशिक समावियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कहेंगे किसी यौगिक के प्रकाशिक समावी के भौतिक एवं रासायनिक गुण पूर्ण रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं। किसी यौगिक के प्रकाशिक समावी के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म पूर्णतः समान होते हैं, मतलब आप इनको अलग नहीं कर सकते। ओके, जबकि विवरिम समावियों के रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं, जिससे इनका वियोजन किया जा सकता है। अर्थात विवरिम प्रतिबिंब समावियों को अप्रतिबिंब समावी या विवरिम समावी में बदलकर इनको आप अलग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपने देखा कि संरचना फर्स्ट है वो सेकेंड और थर्ड के साथ दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, वैसे संरचना सेकेंड भी थर्ड और फोर्थ के साथ दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, अर्थात ये भी क्या है? विवरिम समावी है। तो लिखेंगे कि संरचना सेकेंड संरचना थर्ड व फोर्थ के साथ विवरिम समावी है, अर्थात दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे एरिथ्रो रूप क्या होता है, थ्रियो रूप क्या होता है। तो सिंपल सी थ्योरी है, यदि दोनों किरेल कार्बन पर समान समूह एक ही ओर उपस्थित हो तो उसे एरिथ्रो रूप कहेंगे। जब दोनों किरेल केंद्रों पर उपस्थित समान समूह, जैसे यहां किसको ले रहे हैं हम डिस्कस? Cl, एक ही और उपस्थित हो तो, एक ही और उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे?
एरिथ्रो रूप कहते हैं, एरिथ्रो रूप कहते हैं। ओके, सेम लाइन, जब किरेल केंद्र पर उपस्थित समान समूह विपरीत दिशा में हो तो उसे थ्रियो रूप कहेंगे। जब दोनों किरेल केंद्रों पर उपस्थित समान समूह विपरीत दिशा में उपस्थित हो तो उसे थ्रियो रूप कहेंगे। ओके, तो हमने देखा टोटल कितने आइसोमर्स बन गए हैं 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनिक अम्ल में, तो फोर्थ बन गए हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ओके, थर्ड और फोर्थ आइसोमर्स, बट स्ट्रक्चर फर्स्ट थर्ड और फोर्थ के साथ विवरिम समाई है। इसी प्रकार संरचना सेकेंड भी थर्ड और फोर्थ के साथ विवरिम समाई है। हम दूसरा केस लेने वाले हैं कि दोनों किरेल केंद्रों पर समान परमाणु या समूह उपस्थित हो। नेक्स्ट देखो, सेकेंड, दोनों किरेल केंद्रों पर समान परमाणु या समूह उपस्थित हो। दोनों पर समान परमाणु या समूह उपस्थित हो तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल लिया गया टार्टरी कमल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि टार्टरी कमल किस प्रकार समायुता प्रदर्शित करता है। देखो, CH, CH, OH, CH, CH, ये टार्टरी कमल की स्ट्रक्चर। इसमें दोनों किरेल केंद्र पर दो परमाणु या समूह क्या है, समान दिख रहे हैं। इधर भी क्या है CH और इधर भी क्या है CH। अब यहां पर अपन देखेंगे कि किरेल केंद्र दो है तो प्रकाशिक समावि कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। क्या रियल में 4 है या नहीं, तो सबसे पहले कहेंगे किरेल के अंदर n बराबर कितना 2, फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 बराबर 4। अतः हम कह सकते हैं कुल 4 प्रकाशिक समावि होने चाहिए। अतः टोटल 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स होने चाहिए। क्या 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं या नहीं, उसको हम देखना चाहते हैं। उसके लिए हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, COOH यदि किरेल केंद्र पर उपस्थित OH समूह की स्थिति चेंज करके फर्स्ट केस बना रहे हैं, ये वाली स्थिति चेंज कर लिए OH, ये कहेंगे फर्स्ट। यदि इसका मिरर इमेज बनाए तो क्या बनाएंगे, यहां से OH स्टार H, यहां से H, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा COOH और ये हो जाएगा COOH। ओके, ये संरचना फर्स्ट और ये संरचना सेकेंड, दोनों ग्रुप अपोजिट दिशा में किरेल कार्बन के, तो इसको अभी अपन ने डिस्कस क्या क्या कहेंगे, थ्रियो रूप। ये एक दूसरे के क्या है, प्रतिबिंब समावि। ओके,
नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं कि दोनों किरेल कार्बन के OH समूह एक ही दिशा में ले लूं, इट्स मीन एरिथ्रो रूप ले ले। इसका मिरर इमेज बनाए तो ये ग्रुप यहां से, ये यहां से ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ, इसको हम कहेंगे एरिथ्रो रूप। दोनों किरेल के अंदर के OH समूह एक दिशा में है। ओके, अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट हम बताएंगे कि टार्टरिक अम्ल का जो 3 रूप है जिसकी संरचना फर्स्ट और सेकंड है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिबिंब समावी होते हैं। तो लिख सकते हैं संरचना फर्स्ट व सेकंड 3 रूप परस्पर दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ओके, तो ये हमने देखा कि ये परस्पर दर्पण प्रतिबिंब है। अब बात करेंगे संरचना थर्ड और फोर्थ के बारे में बात करें तो संरचना थर्ड और फोर्थ जो एरिथ्रो रूप है इसमें आप यहां से क्या लगाने वाले हैं, सममित तल। सममित तल। ओके, तो यदि किसी अणु में सममित का एक भी तत्व है, चाहे सममित तल हो, सममित केंद्र हो या सममित बिंदु, तो वो प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित नहीं करता है। तो कहेंगे संरचना थर्ड व फोर्थ एरिथ्रो रूप में सममित तल उपस्थित होता है। तो सममित तल हो गया ऐसा तल या ऐसा काल्पनिक तल जिसके द्वारा अणु को 2 समान भागों में विभाजित किया जा सके और दोनों भाग परस्पर एक दूसरे के क्या हो, दर्पण प्रतिबिंब हो, तो वो ध्रुवण गुणकता या प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित नहीं करता है। उपस्थित होता है प्रकाशिक समावी या प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित नहीं करता है। ओके, तो आप कह सकते हो कि जो टार्टरिक अम्ल है इसमें कुल 2 प्रकाशिक समावी संभव है। अतः टार्टरिक अम्ल में कुल 2 प्रकाशिक समावी होते हैं। जो कौन सी संरचना है, 3 रूप की संरचना फर्स्ट और सेकेंड। थर्ड और फोर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें क्या पाया जा रहा है, सममित तल पाया जाता है। अब अपन डिस्कस करेंगे कि यदि किसी यौगिक में एक भी सममित तत्व उपस्थित होता है तो वह प्रकाशिक गुण प्रदर्शित नहीं करता। यदि किसी अणु में एक भी सममिति तत्व उपस्थित होता है तो वह प्रकाशिक गुण प्रदर्शित नहीं करता है। ये हमारी पीछे की क्लासेज में हमने डिस्कस कर दिया कि यदि सममित केंद्र, सममित तल या सममित बिंदु या सममित एक्स प्रेजेंट हो उस समय प्रकाशिक गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं
कि टार्ट्रिक अम्ल की जो संरचना थर्ड और फोर्थ है इसको हमने मेसोटार्ट्रिक अम्ल के नाम से बोला है। टार्ट्रिक अम्ल के एरिथ्रो रूप संरचना थर्ड एवं फोर्थ को मेसो टार्ट्रिक अम्ल कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया गया, सममित तल, इसलिए मेसोटार्ट्रिक अम्ल कहते हैं। ओके, अब यहां पे एक डिस्कस करने वाले हैं कि इसका आधा भाग दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है और आधा भाग वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। इसके अंदर इसका आधा भाग दक्षिण ध्रुवण घूर्णक तथा शेष आधा भाग वाम ध्रुवण घूर्णक एल होता है। मतलब सममित तल पाए जाने के कारण इसके दो भाग हो गए, एक डी रूफ हो गया और एक एल रूफ हो गया। मतलब एक प्रकाश को दाईं ओर घुमाएगा तो दूसरा भाग पुनः उतनी ही डायरेक्शन में उसको बाईं ओर घुमा देता है, जिसके कारण कुल परिणामी विस्थापन शून्य हो जाता है। अर्थात इस प्रकार के यौगिक प्रकाशीय गुण प्रदर्शित नहीं करते, जिससे समतल ध्रुवित प्रकाश तल में परिणामी विस्थापन शून्य हो जाता है, क्योंकि प्रकाश का रोटेशन एक दाईं तरफ कर रहा है डी वाला और एल वाला बाईं तरफ कर रहा है, तो कुल विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। इसका डी भाग प्रकाश तल को जितना दाईं ओर घुमाता है उतना पुनः एल भाग यानी वाम ध्रुवण घूर्णक बाईं ओर घुमा देता है। जितना इधर डी घुमा रहा उतना ही दूसरा भाग बाईं ओर घुमा देता है। फलस्वरूप प्रकाश का तल अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश का तल अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश का तल वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि एक पॉजिटिव में घुमा रहा है तो दूसरा नेगेटिव में, इक्वल डायरेक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण टोटल इसका परिणामी डायरेक्शन देखेंगे, रोटेशन देखेंगे, वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इस प्रकार का समायोजन आंतरिक प्रतिकार कहलाता है। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, आंतरिक प्रतिकार क्या होता है। इस प्रकार का समायोजन आंतरिक प्रतिकार कहलाता है। ओके, तो इसका मतलब बने तो 4 थे लेकिन 2 पॉसिबल नहीं है। किसके कारण, सममित तल के कारण आता है। ओनली 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, वो ही ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं
कुछ ऐसे अणु हैं जिनमें किरेल केंद्र नहीं है, फिर भी वे प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित करते हैं। तो बताएंगे कुछ अणु ऐसे भी होते हैं जिनमें किरेल केंद्र उपस्थित नहीं होता है, किरेल केंद्र उपस्थित नहीं होता है, फिर भी वे प्रकाशिक गुण प्रदर्शित करते हैं। फिर भी वे प्रकाशिक गुण प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एलिनिन और बाइफेनिल, कौन से जिनमें ये गुण पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। एलिनिन और बाइफेनिल। ओके, यदि बाइफेनिल की बात करें ना, तो हम ये बता सकते हैं कि बाइफेनिल में दो रिंग सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई है। देखने पे तो ऐसा लगता है कि दोनों रिंग एक प्लेन में, लेकिन एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होती है। एक प्लेन में होती है, एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिसके कारण एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब पर यह अध्यारोपित नहीं होती है और प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित करती है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड भी देखने को मिले हैं जिनमें किरेल केंद्र नहीं है, फिर भी वे प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार की यौगिक में प्रकाशिक संभाव्यता क्यों आई? तो कहेंगे इस प्रकार के यौगिक में कोई सममित तल नहीं होता है। इस प्रकार के यौगिक में कोई सममिति का कोई तल उपस्थित नहीं होता है। कोई इस प्रकार का तल उपस्थित नहीं होता है जिससे अणु दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होते, जिससे अणु के दर्पण प्रतिबिंब परस्पर अध्यारोपित नहीं होते। दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होंगे तो प्रकाशिक गुण प्रदर्शित करेगा, या कहेंगे इस प्रकार के यौगिकों में आणविक किरेलता पाई जाती है। इस प्रकार के यौगिकों में आणविक किरेलता पाई जाती है, जिसके कारण ये प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित करते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है? तो कह रहा है, फिशर ने यह बताया कि कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को पेपर या बोर्ड पर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इनकी संरचनाएं त्रिविमीय होती हैं। तो लिख सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की संरचनाएं त्रिविमीय होती हैं। कार्बनिक यौगिकों की संरचनाएं त्रिविमीय होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है। इन्हें कागज या बोर्ड पर लिखने में कठिनाई आती है। इन्हें कागज या
बोर्ड पर लिखने में कठिनाई आती है। तो कार्बनिक यौगिकों की त्रिविमीय संरचना को कागज या बोर्ड पर कैसे बनाया जाए, इसके लिए फिशर ने कुछ पॉइंटों के बारे में डिस्कस किया है। तो आप कहेंगे फिशर प्रक्षेपण के महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है। महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है। नंबर ये कह रहा है परस्पर कागज के तल पर परस्पर काटती हुई दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं। एक ऊर्ध्वाधर रेखा हो जाएगी और एक क्षैतिज। जहां दोनों रेखाएं काटती हैं उसे हम क्या कह देंगे, किरेल केंद्र कहेंगे। तो फर्स्ट हो गया कागज के तल पर परस्पर लंबवत या परस्पर काटती हुई दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं, जिसमें एक रेखा ऊर्ध्वाधर तथा दूसरी क्षैतिज होती है। एक ऊर्ध्वाधर होगी, एक क्षैतिज होती है। वह बिंदु जिस पर ये रेखाएं परस्पर काटती हैं किरेल केंद्र कहलाता है। वह बिंदु जिस पर ये रेखाएं काटती हैं किरेल केंद्र कहलाता है। ओके, लाइन खींच के देखें। एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई कागज के तल पर। इस वाली रेखा को क्या कह देंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। इस वाली को क्या कह देंगे, क्षैतिज रेखा। और यहां पे काट रही है, इस पॉइंट को क्या कह देंगे, किरेल केंद्र। ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई फॉर्मूला दे दिया जाए तो उसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला को ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपर लिखते हैं। नंबर सेकेंड, मुख्य कार्बन श्रृंखला को ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपर लिखते हैं, इस रेखा के ऊपर लिखते हैं। तथा C1 कार्बन परमाणु को ऊपर की ओर और शेष कार्बन श्रृंखला को नीचे की ओर लिखते हैं। C1 कार्बन परमाणु को ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपर तथा शेष श्रृंखला को नीचे लिखते हैं। तो टॉप पे तो लिख दो C1 कार्बन को और नीचे लिख दो शेष श्रृंखला। अब क्या बच गया, किरेल कार्बन पर, या कह सकते हैं कि किरेल कार्बन की दोनों संयोजकताओं पर दो परमाणु या समूह को दाईं अथवा बाईं ओर लिखते हैं। किरेल कार्बन पर दो परमाणु या समूह को क्षैतिज रेखा के
दाईं तथा बाईं ओर लिखते हैं। चाहे इसको दाईं ओर लिखें चाहे बाईं ओर लिख सकते हैं। अब अपन बात करेंगे कि कौन सा समूह कागज के तल के ऊपर होता है, कौन सा समूह नीचे होता है। तो इन्होंने कहा, दो रेखाएं खींच ली, डायग्राम बनाया, तो कह रहा है ऊर्ध्वाधर रेखा पर उपस्थित दोनों बंद प्रेक्षण तल के नीचे की ओर झुके हुए होते हैं और देखने वाले से दूर, जबकि क्षैतिज रेखा पर उपस्थित दोनों समूह कागज के तल के ऊपर उठे हुए होते हैं और दृष्टा के नजदीक होते हैं। तो थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा पर उपस्थित इस वाली रेखा पर उपस्थित दोनों बंद प्रक्षेपण तल या कागज के तल से नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। प्रेक्षक या दृष्टा से दूर होते हैं। प्रेक्षक या दृष्टा से दूर होते हैं। ओके, और फिर इसमें बताएंगे इसी प्रकार क्षैतिज रेखा पर उपस्थित दोनों समूह प्रतिस्थापी समूह कागज के तल से उठे हुए होते हैं, कागज के तल के ऊपर होते हैं या उठे हुए होते हैं, अर्थात दृष्टा की ओर होते हैं, देखने वाले की ओर होते हैं, ऐसा मान सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करें कि क्या किस प्रकार रिप्रेजेंट कर दिया जाए, एग्जाम में फॉर्मूला आ जाए। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला CH3CHOH COH। तो आप कहेंगे सबसे पहले हम लॉन्ग चेन देख रहे हैं, ये वाली। तो सबसे पहले दो लंबवत रेखाएं खींचेंगे एक दूसरे को काटते हुए। ये ऊर्ध्वाधर रेखा, इसमें 1 नंबर कार्बन देखेंगे तो क्या है, COH, ये 2 और ये 3। तो सबसे पहले कार्बन श्रृंखला में जो C1 दिया गया उसको ऊपर, शेष कार्बन श्रृंखला को नीचे, फिर किरेल कार्बन पर दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। इस कार्बन की 4 संयोजकताएं अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं किरेल के अंदर, H और OH। तो एक तरफ H लिखेंगे, एक OH, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं। OH दाईं तरफ लिखें या बाईं तरफ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये लो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल गिल्सरेलिएट देख रहे हैं। फॉर्मूला है CH2OH CHOH CHO। तो यहां पर ये कार्बन चेन हो गई, इसमें नंबर 1 ये हो गया, 2 3। ओके, तो यहां पर परस्पर काटती दो रेखाएं खींचें। ऊर्ध्वाधर रेखा पर C1 को लिखें, शेष कार्बन श्रृंखला नीचे आ गई, CH2OH, ये किरेल सेंटर हो गया। कार्बन की 4 संयोजकताएं अलग अलग समूह से जुड़ी हो,
एक तरफ H लिखेंगे, एक तरफ क्या लिख देंगे, OH। या ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, इधर लिख सकते हैं H और इधर लिख सकते हैं OH। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रक्षेपण सूत्र लिखते समय क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो लिखेंगे फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो फर्स्ट हम कर सकते हैं कि प्रक्षेपण सूत्र को प्रक्षेपण तल से न तो उठाया जाना चाहिए और न ही उसको घुमाया जाना चाहिए। जैसा जहां पड़ा है उसको वैसे की वैसे रखेंगे। तो नंबर 1, प्रक्षेपण सूत्र को प्रक्षेपण तल से न तो घुमाया जाना चाहिए और न ही उठाया जाना चाहिए। कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा का वैसा रखेंगे। सेकंड कर है लंबवत बल जो ऊर्ध्वाधर रेखा पर उपस्थित बंध है वो प्रक्षेपण तल से नीचे होते हैं और क्षैतिज रेखा पर उपस्थित बंध प्रक्षेपण तल के ऊपर होता है। इसलिए यौगिक को 90 डिग्री या 270 डिग्री घुमाने पर यौगिक का मूल विन्यास ही प्राप्त होता है। तो सेकेंड, ऊर्ध्वाधर बंध वास्तव में कागज के या प्रक्षेपण तल के नीचे होते हैं। नीचे की ओर होंगे एवं क्षैतिज रेखा पर उपस्थित बंध कागज के तल के ऊपर होते हैं। जैसा कि पीछे पर ने लिखा है वैसा का वैसा। इसलिए प्रक्षेपण सूत्र को कागज के तल से 90 डिग्री या कागज के तल पर या 270 डिग्री के कोण से नहीं घुमाया जाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? तो इस प्रकार के घुमाव से मूल यौगिक का प्रतिबिंब रूप प्राप्त होता है। इस प्रकार के घुमाव से यौगिक का मूल प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि यदि प्रक्षेपण सूत्र को 180 डिग्री के कोण पर घुमाया जाए तो उसके त्रिविम विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसे? थर्ड देखो, प्रक्षेपण सूत्र को 180 डिग्री
कोण पर घुमाया जाता है तो, कोण पर घुमाया जाता है तो ऐसा करने पर त्रिविम विन्यास में या त्रिविम रूप नहीं बदलता है। ऐसा करने पर त्रिविम रूप नहीं बदलता है, कोई चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, लैक्टिक कमल 180 डिग्री घुमा रहे हैं, ये घुमाया है, एक ये लेके जा रहा हूं और एक ये लेके जा रहा हूं। ये जो स्ट्रक्चर है वो डी लैक्टिक कमल की है। कितना डिग्री घुमा रहे हैं? 180 डिग्री घुमा रहे हैं। तो ये वाला ग्रुप कहां जाएगा? यहां पर आ जाएगा। ओके, ये वाला आ जाएगा यहां पर, और H आ गया, CH3 आ गया यहां पर। तो ये भी कौन सा रूप है? अभी भी एक इस फॉर्म में डी लैक्टिक कमल है, अभी भी इसके विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं है। तो लिख सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने बोला कि 90 और 270 नहीं घुमाएंगे, 180 डिग्री घुमाएंगे तो भी कोई चेंज नहीं हो रहा। अभी अगर दो अंतर परिवर्तन कर दें तो भी विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो पॉइंट नंबर 4 डिस्कस करें। किरेल कार्बन पर दो समूह को दो बार अंतर परिवर्तन करने पर विन्यास नहीं बदलता है। 180 डिग्री पे भी कोई चेंज नहीं है और दो अंतर परिवर्तन करेंगे तो भी विन्यास नहीं बदलता है। एग्जाम्पल के लिए टार्टरिक अमल, लैक्टिक अमल, ये फर्स्ट एक्सचेंज ये कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं प्रथम अंतर परिवर्तन। स्ट्रक्चर है डी लैक्टिक अमल, क्या लिखेंगे? ये चेंज कर रहा हूं, HOH, और एक इंटरचेंज ये कर रहे हैं। ये फिलहाल जो बीच वाला बना है इसको कहेंगे एल लैक्टिक अमल। तो ये अब कर रहे हैं सेकेंड इंटरचेंज। तो पहला अंतर परिवर्तन किया तो डी से एल बन गया, लेकिन एल में एक और कर दूं तो वो स्वतः किस में चेंज हो जाएगा? डी में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया डी लैक्टिक अमल, कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा का विन्यास था वैसा का वैसा इसके अंदर विन्यास पुनः प्राप्त हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में डी और एल विन्यास के बारे में डिस्कस करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।